एक लंबे समय से साथियों का अनुरोध रहा है कि ट्यूब रेडियोज़ के बारे में बताया जाए, तो उनके इतिहास से लेकर उनके मेजर मैन्युफैक्चरर से लेके ट्यूब रेडियोज़ के गोल्डन टाइम से लेके और उनके उत्थान और पतन की समस्त कहानी लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं आज के वीडियो में। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। यूँ तो मेरे पास साल भर पहले 2 ट्यूब रेडियोज़ आ गए थे, किंतु अभी तक मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ कि एक ट्यूब रेडियो को अच्छे से प्रस्तुत कर सकूँ। जब मैं समझूंगा तो आपको दिखाऊंगा। किंतु हाँ, ट्यूब रेडियोज़ के इतिहास के बारे में अवश्य ही आपके सामने कुछ बातें मैं रख सकता हूँ। शुरू करते हैं। ट्यूब रेडियोज़ की शुरुआत होती है वैक्यूम ट्यूब्स उनकी खोज से। तो इस विषय में एडिसन, विलियम क्रूक्स, थॉमसन आदि अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक समयों पर अनेक प्रकार से ट्यूब्स पर काम किया। हुआ ये था कि जैसे ठोस वस्तुएं होती हैं, उनमें जो धातुएं या उनसे मिलती जुलती जो हैं उनमें से करंट चल सकता है। जो तरल वस्तुएं होती हैं, लिक्विड्स, उनमें यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई ऐसी चीज़ें हों जो आयनों में टूट सकें, तो उनमें से भी करंट चल सकता है। किंतु गैस में करंट नहीं चलता। यदि गैसेस में से करंट चल जाता तो जो हवा में तारें गई हुई हैं, गैस के थ्रू करंट आकर हमें लग ही जाता। तो इन ट्यूब्स में फिलामेंट्स लगाए गए, गैस भरी गई, हाई वोल्टेजेस अप्लाई की तो भी करंट नहीं चला, और फिर प्रेशर कम किया गया अंदर गैस का, और एक निश्चित हद तक प्रेशर कम कर देने और एक हाई वोल्टेज दे देने के बाद जो है गैस में से करंट चलने लगा। वहाँ से इलेक्ट्रॉनों की भी खोज हुई। तो इस प्रकार पता चला कि गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके एटम्स से निकलकर चल सकते हैं। यही सिद्धांत आगे जाकर ट्यूब वाले रेडियोज़ की ट्यूब का बना। 1904 में फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने थर्मियोनिक वॉल्व बनाया। यही वॉल्व जो है वो ट्यूब भी कहलाई। ये एक डायोड था। इस डायोड की खोज से जो है पीछे से भेजा हुआ सिग्नल उसको डीकोड करना या कह लीजिए डीमॉड्यूलेट करना, उसको ये एकदम सरल हो गया। तो इस प्रकार डायोड की खोज के बाद जो है डिटेक्टर सर्किट का ये एक अहम हिस्सा बन गया। आज भी डिटेक्टर के लिए एक डायोड को इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज डायोड को बनाने के लिए ट्यूब की आवश्यकता नहीं है, सेमीकंडक्टर्स पर हम आ गए हैं। रेडियो के युग में क्रांति आई जब ली डी फॉरेस्ट ने 1906 से 1908 के बीच में एक ट्रायोड, ओडियन नाम रखा उसका उन्होंने, एक ट्रायोड की खोज की जिसमें एक तीसरा इलेक्ट्रोड भी लगा दिया गया। और इस प्रकार से रेडियो में सबसे बड़ी क्रांति आई एम्पलीफायर की। समस्या ये थी कि पीछे से सिग्नल आ भी जाता था, उसे डीमॉड्यूलेट भी कर दिया जाता था, किंतु जब उसको स्पीकर को दिया जाता था तो इतना कमज़ोर होता था कि अच्छे से साउंड नहीं आ पाता था। तो अब ट्रायोड के आ जाने के कारण जो है डीमॉड्यूलेट होने के बाद उस सिग्नल को पहले ट्रायोड को दे दिया जाता था, और उसके थ्रू एम्पलीफाई कर बढ़ा देने से जो है स्पीकर उससे अच्छे से तेज़ आवाज़ निकाल पाता था। एक और अच्छी बात इसके कारण ये हुई कि जो कमज़ोर सिग्नल होते थे उनको भी, क्योंकि अब हमारे पास एम्पलीफायर था, तो उनको एम्पलीफाई किया जा सकता था। तो इस प्रकार रेडियोज़ जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव बने। और फिर एक और क्रांतिकारी घटना हुई। उस प्रिंसिपल पर आज भी रेडियो बनते हैं, सुपर हेटेरोडाइन, और ये संभव हो पाया एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग की वजह से। वर्ल्ड वार 1 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके द्वारा की गई खोजों के कारण। सो इस प्रकार इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया गया, और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स ने जो है डिटेक्ट करना और रेडियो के थ्रू जो है अच्छे से सिग्नल को प्रसारित करना, एक रेडियो पर उसको अच्छे से पकड़ना बहुत हद तक संभव हो गया। यदि आप नहीं समझते हैं सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या होता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने बड़े अच्छे से समझाया था। सो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जाने के बाद जो है कंज्यूमर रेडियो बनना संभव हो पाया। उसी के बाद जो है रेडियो स्टेशंस धीरे धीरे खुलने लगे। 1919 आते आते जो है टेट्रोड की खोज हुई, और उसके बाद पेंटोड की खोज हुई। सो इस प्रकार ऑडियो गेन जो एम्पलीफायर है वो कितना गेन करे उसको फिक्स करना और स्टेबिलिटी देना सिग्नल को जो है, वरना सिग्नल ऊंचा नीचा होता रहता था, संभव हो पाया।
सो हम ऐसा मान सकते हैं कि 1920 के दशक में स्टेशंस खुलने लगे, रेडियो लिसनिंग जो है वो बूम पकड़ने लगी और वहीं से रेडियो की गोल्डन एज स्टार्ट हो गई थी। 1930 में स्पेशल प्रकार की ट्यूब्स निकाली गई जिनको मैजिक आइज बोला गया। ये विजुअली गाइडेड ट्यूनिंग ट्यूब्स थी। ये कुछ ऐसे थे जैसे आजकल ट्यूनिंग इंडिकेटर के LEDs होते हैं, इस प्रकार। सो देखते ही देखते 1920 का दशक, 30 का दशक, 40 का दशक न केवल वैक्यूम ट्यूब वाले रेडियोज़ का एक गोल्डन एरा बना, रेडियो का इन जनरल वो गोल्डन एरा था। हालांकि रेडियो का गोल्डन एरा जो स्वर्णिम युग था वो तो 50s में भी रहा, किंतु 50s में ट्यूब्स की जगह कुछ और आ गया था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस दौरान जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, विकसित देश थे, US, यूरोप के दूसरे देश हो गए, वहाँ रेडियो घर घर में पाए जाने वाला एक आइटम बन गया। इसी बीच जब विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय हुए 1914 से 18 और फिर 1939 से 45 के बीच, उस समय ट्यूब्स की मास प्रोडक्शन हुई। बड़ी मात्रा में ट्यूब्स जो है वो फैक्ट्रियों में बनाई गई। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो सस्ती हो जाती है जब वो मास प्रोडक्शन की तरफ जाती है। तो इस प्रकार ट्यूब वाले रेडियोस धीरे धीरे अफोर्डेबल भी हुए और धीरे धीरे जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के बाद दूसरे देशों में भी ये आने लगे। और शुरू में तो ट्यूब वाले रेडियो जो है वो मेंस सप्लाई, जो AC सप्लाई थी, उससे चलते थे, किंतु धीरे धीरे उनको बैटरीज, सेल्स से चलाना और कारों में भी उनको लगाना संभव हुआ। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी जो है वो दिनों दिन उन्नति करती गई। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में ट्यूब्स जो थी इनके कुछ बहुत ही उन्नत रूप सामने आने लगे, जैसे कि हाई पावर ट्रांसमीटर ट्यूब्स या फिर स्पेशलाइज्ड माइक्रोवेव ट्यूब्स। इस दौरान ट्यूब वाले रेडियोज़ के जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स रहे उनमें अमेरिका में RCA रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, फिलिको, जेनिथ और वेस्टिंगहाउस, साथ में जनरल इलेक्ट्रिक, GE, ड्यूमोंट और सिल्वेनिया। साथ ही UK और यूरोप में अगर देखा जाए तो मल्लार्ड थी जो बाद में फिलिप्स का एक भाग बनी, मार्कोनी, ओसरम, रेडियोला फ्रांस में, टेलीफंकन जर्मनी में, लोवी फ्रांस में, वोल्वो जर्मनी में। इसी बीच जापान में जो है सोनी, तोशिबा, शार्प एट्सेट्रा कंपनीज आई। इसके साथ साथ रूस और दूसरे देशों में भी अनेक कंपनीज उस समय प्रसिद्ध रही। इसी बीच एक नेगेटिव विषय भी चर्चा का रहा और ये थे पेटेंट वॉर्स। जिन साइंटिस्ट्स ने इनकी खोज की थी उन्होंने पेटेंट्स के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। और यहाँ हमें नहीं भूलना चाहिए भारत के उस महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, JC बोस जी को, जिन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए कोई पेटेंट अप्लाई नहीं किया। उन्होंने जो भी खोजा वो पब्लिक के लिए ओपन छोड़ा। खैर, जो पेटेंट वार्स जो पूरी दुनिया ने देखी उनमें फ्लेमिंग और ली डी फॉरेस्ट के बीच की लंबी पेटेंट वॉर थी और उससे भी ज़्यादा आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा जो है पेटेंट वॉर्स जो लंबे समय तक चली वो पब्लिक का जो है ध्यान का केंद्र बनी। साथ में FM 1930 के दशक में FM भी आ गया था। कितना जल्दी आ गया था सोचेगा। FM की पेटेंट वॉर्स भी उस समय खूब लंबे समय तक चली। और अब आ जाते हैं डिक्लाइन की तरफ। ट्यूब रेडियोज़ का सूर्यास्त धीरे धीरे कैसे हुआ। 1947 में 1947 उसमें ट्रांजिस्टर की खोज कर ली गई और 1954 तक आते आते पहला ट्रांजिस्टर बेस्ड रेडियो भी बन गया था और धीरे धीरे ट्रांजिस्टर्स की मास मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। सो आपने एक बार सुना होगा रेडियो को ट्रांजिस्टर बोल देते हैं, वो तब से बोलने लगे थे जब से रेडियो में ट्रांजिस्टर आ गए थे। वरना ऐसा समझ लीजिए कि जो ट्यूब वाले रेडियोस थे उनको लोग मेन रेडियो मान रहे थे और अचानक से ट्रांजिस्टर के साथ आए रेडियो उनको ट्रांजिस्टर्स बोलने लगे थे। ट्रांजिस्टर के रेडियो जो है वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे और ट्यूब वाले रेडियो धीरे धीरे कम पॉपुलर हो रहे थे। उसके कई कारण भी थे। पहली बात, ट्रांजिस्टर्स छोटे थे। दूसरी बात, वो ट्यूब्स की तरह गर्म नहीं होते थे। ट्यूब वाले रेडियोस को पहले 2 मिनट तो केवल चला के छोड़ना पड़ता था, ट्यूब गर्म होती थी, उसके बाद रेडियो जो है उसके ऑपरेशन शुरू होती थी। इसके साथ साथ ट्यूब्स की तरह इनके जल्दी से टूटने का खतरा नहीं होता था, रगड़ होते थे ये और लो पावर कंज्यूम करते थे, उतनी बिजली नहीं खाते थे जितनी ट्यूब्स खाती थी। इस वजह से रेडियो की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती चली गई और इसी वजह से जो है ट्रांजिस्टर्स रेडियो काफ़ी पॉपुलर होते चले गए। इसकी वजह और इनकी वजह से साइज़ भी छोटा होता चला गया। पॉकेट रेडियो तक बनाने संभव हुए। ट्यूब वाले पॉकेट रेडियो के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था।
सो 50 और 60 के दशक में भी रेडियो की गोल्डन एज चली। हालांकि 60 तक आते आते अमीर देशों में टीवी जो है वो रेडियो को टक्कर देने लगा था, किंतु तब तक 50 और 60 के दशक में रेडियो जो है वो ट्यूब वाले रेडियो के बजाय सॉलिड स्टेट रेडियो बन चुका था। सॉलिड स्टेट रेडियो यानी ट्रांजिस्टर्स पर चलने वाला रेडियो। लेकिन फिर भी ट्यूब्स जो हैं वो बिल्कुल लुप्त नहीं हुई। कुछ एरियाज़ में उन्होंने अपनी अहमियत बनाए रखी। इनमें से थे हाई पावर ट्रांसमीटर्स। इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे, आज भी कहीं कहीं इन चीज़ों में ट्यूब्स का इस्तेमाल बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा हाई-फाई जो सिस्टम आते थे उनके स्टीरियो एम्पलीफायर्स में ट्यूब यूज़ होती रही। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और जो है ऑडियो की नीश, जिनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑडियो क्वालिटी चाहिए थी, उनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट जो बने उनमें ट्यूब प्रयोग में लाई जाती रही। और अब चलते चलते साथियों कुछ खास ट्यूब्स के मॉडल्स की चर्चा करना चाहूँगा। एक है 12AX7 और एक है ECC83। ये जो हैं ये आज तक प्रसिद्ध हैं ट्रायोड के तौर पर प्रीएम्प्स में। इसके अलावा 6L6, EL34, 6V6 ये पावर पेंटोड्स हैं जो कि ऑडियो एम्प्स में यूज़ होते रहे हैं। इसके अलावा है KT66 और KT88। ये पावर ट्यूब्स हाई-फाई के लिए जो यूज़ होती हैं उनमें इस्तेमाल होते रहे हैं। और साथ ही मैजिक आई ट्यूब्स ये ट्यूनिंग इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होती रही हैं। तो साथियों इस प्रॉमिस के साथ कि आने वाले समय में ट्यूब रेडियोज़ को और एक्सप्लेन करूँगा, आपको दिखाऊँ भीगा जो दो ट्यूब रेडियोज़ मेरे पास हैं उनको बारी बारी से। चैनल को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाइप कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।